और दूसरा, इनके राज में अभी गुंडई तो इतना हुई कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा महिलाओं तक की साड़ियाँ खींची गई हैं। ऐसे में एक व्यापारी को जाके पीट पीट करके मार डाला गया। ये 40 रुपये लीटर डीजल का बढ़ा करके वैक्सीन कितने की दे रहे हैं, एक वायल कितने की आती है। नेताजी ने सैफई को एक मॉडल बनाया, इन्होंने गोरखपुर को क्या बना दिया। रोज हत्याएं हो रही हैं, 5 साल का बच्चा मार दिया गया यहीं पिपराइच में, इनका लोकसभा क्षेत्र है। जैसे आवारा पशुओं को डंडे से हाँक करके हटाया जाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में किसान अपने डंडे से हटा देगा, हाँक करके हटा देगा। कि न तो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ब्राह्मण रह गए हैं और न तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह गए हैं, न तो चुनाव आयुक्त ब्राह्मण रह गए हैं। भारत में सबसे अधिक महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। 8 से 10-10 घंटे पर अगर शहरों में बिजली नहीं आ रही है और महाराज जी कह रहे हैं कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, तो निहायत झूठ बोल रहे हैं। एक संत की पीठ पर रह करके, वो धर्माचार्य रह करके और मुख्यमंत्री के रूप में अगर ऐसा करेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे, तो जनता का विश्वास ऐसे लोगों से ही भी उठ जाएगा। झूठ बोलने लगे हैं संत लोग। अब संत लोगों के आचरण पर शक होने लगा है कि कहीं असली संत हैं कि नकली संत हैं। हमारे में तो दादा दादी, नाना नानी, फुआ, मौसा मौसी सब परिवार में आते हैं। हमारा परिवार बृहद है, समाजवादी परिवार है। आज जिस शख्स का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता। नाम बाद में बताएंगे, क्योंकि कद्दावर इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसे कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी की जिन्होंने समाजवादी पार्टी के वोटरों को सींचने का काम किया, नए नए पौधे रूपी वोटों को बनाने का काम किया। और राजनीति में आज जो बड़े बड़े पद पर नेता आए हैं उनको नेता बनाने में भी ऐसे कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जमीनी नेता के साथ साथ मृदुभाषी हैं और युवाओं में पकड़ है अच्छी, और लोगों के बीच इनकी अच्छी पहचान मानी जाती है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ज़मीनी नेता हैं। बाढ़ का समय हो चाहे कोविड का समय हो, अपनी क्षेत्र में इन्होंने लगातार काम किया है और लगातार लोगों की मदद करते रहे हैं। इन शख्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब राजनीति का माहौल हो और चुनाव का माहौल हो तो कार्यकर्ताओं को कैसे बूथ स्तर से लेके और अपने वोट बैंक को कैसे सींचना हो, अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करना हो, ये भी कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस शख्स के बारे में हमने 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष गोरखपुर प्रहलाद यादव जी हैं। उपाध्यक्ष रहे और बसपा से इन्होंने 1958 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। 98 में इनकी वाइफ विजय लक्ष्मी देवी जिला पंचायत सदस्य रहीं और काफ़ी समय से इनके गांव प्रधानी रही। जब कोई नेता प्रधानी स्तर से चुनाव लड़कर आता है तो आप ये जान सकते हैं कि वो किस तरह से ज़मीनी नेता है, और वो प्रधानी कई बार हो तो ये भी जाना जा सकता है कि इस नेता में कितना दमखम है। आज इस व्यक्ति का हम व्यक्ति विशेष करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन व्यक्ति में विशेषता क्या है और ये विशेष क्यों है। प्रहलाद जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद। आज फिर हमने एक नाम दिया प्रहलाद यादव जी का कि इनका व्यक्ति विशेष किया जाए। ट्रेंडिंग में आपका भी नाम निकल के आया। जनता जानना चाहती है, गोरखपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे दर्शक, कि प्रहलाद यादव जी का संघर्ष कैसा रहा है। ज़रा आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं। हम छोटे से गांव में पैदा हुए। रकौली गांव है हमारा, जो थाना खजनी के 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित है। हरनही होकर के हम लोग जाते हैं और वहीं हमारी प्राथमिक और मिडिल तक की शिक्षा दीक्षा हुई। हाई स्कूल के लिए हम लोग कटघर आए। इंटर कॉलेज के लिए भटौली बाज़ार में गए, क्योंकि हमारा ननिहाल जो है वहाँ नकदह में पड़ता था, और वहाँ रह कर के ग्रेजुएशन किया गया। फिर लॉ हुआ। बाद में जुड़ाव सामाजिक कार्यों से होना शुरू हुआ और सामाजिक कार्यों से जुड़ाव होते होते ऐसा जुड़ा गया कि 89 के दौरान जब शिक्षा दीक्षा ख़त्म हो गई तो ये हुआ कि कुछ रोज़गार पाया जाए, तो मैं भर्ती भी हो गया 84 में।
और 84 में सीधे एसआई के लिए मैं चयनित हुआ। उस समय मेरी माताजी की तबीयत खराब थी और परिवार हमारा बड़ा छोटा था। माताजी ने बुला करके कहा कि इस नौकरी में न जाओ, और दरोगा लोगों की नौकरी उस समय ठीक नहीं मानी जाती थी। एसआई लोग एक नई साइकिल से चलते थे, उस पर एक डायरी रखते थे विवेचना की 82-84 में, और पीछे 2 सिपाही रहते थे उनके। तो हमारे मामा जी सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। उनकी इच्छा थी कि मैं एसडीएम या तहसीलदार बनूं, पीसीएस करूं। उस नौकरी से हमको इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा कि उन लोगों की इच्छा के अनुरूप वो नौकरी नहीं थी। फिर माताजी की तबीयत खराब हो गई और वो गुजर गई 2 साल के बाद। उनके मरने के बाद फिर हम सोचे कि क्या किया जाए। पिताजी किसान रहे, तो किसानी में अपने लगने के बजाय उसमें एक बिजनेस का शुरुआत किया गया। एक गाड़ी हमने खरीदा, गाड़ी खरीद करके उससे शुरू किया कि इसको सड़क पर चलवाया जाएगा, इससे पैसा आएगा, खेती करेंगे, पशुपालन होगा। और ये सब चीज़ें करने के दौरान फिर 89 में हमारी मुलाकात यादव महासभा की बैठक थी, उसमें श्यामलाल यादव नाम के एक व्यक्ति से हुई। तो श्यामलाल यादव जी ने कहा कि भाई हमको ज़बरदस्ती चुनाव हरा दिया जाता है चिल्लू पार में, आप लोग अगर मदद करते तो हम चुनाव जीत सकते थे। तो हम लोग वहीं से सामाजिक संगठन जो था, डॉक्टर मनराज यादव यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उसका मैं महासचिव था जिले का। खूबलाल यादव जी जिलाध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम लोग जा कर के वहाँ चिल्लू पार में पहली बार मंच लगाया गया। चिल्लू पार में उस समय चुनाव जो होता था वो बड़ा भयानक होता था, क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी जी उस समय जो चुनाव लड़ते थे तो उनका दूसरे तरह का आभा मंडल था, तो उसमें मंच वंच कोई दूसरा नहीं लगा पाता था। हम लोग मंच लगाए, चुनाव में भाषण भूषण हुआ। वहाँ से सामाजिक रुचि के साथ साथ राजनीतिक रुचि के तरफ गया, और 90 में माननीय कांसीराम जी से मुलाकात हम लोगों की हुई। माननीय कांसीराम जी से मुलाकात के बाद बसपा से हम लोग जुड़ते गए, बसपा की विचारधारा से, और वो जुड़ाव इतना हुआ कि हम लोगों को व्यक्तिगत जानते थे माननीय कांसीराम जी। मैं जिले का सलाहकार भी बनाया गया, और उसके बाद 98 में हमको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। उससे पहले विधानसभा सहजनवा के लिए हमने प्रयास किया, उसमें जीएम सिंह जी को टिकट मिल गया। बरखूराम वर्मा जी टिकट वितरण कर रहे थे, तो यहाँ से एक टिकट वो वापस लेकर चले गए थे, तो हमको ये कहा गया कि आपको लोकसभा लड़ाया जाएगा, इसमें जीएम सिंह लड़ेंगे। तो जीएम सिंह जी उस समय लड़ करके विधायक हुए, और मुझे 98 में लोकसभा लड़ाया गया। फिर 13 महीने में वो सरकार अटल जी की गिर गई, तो फिर हमको मायावती जी चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन चूँकि आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं थी कि हम 13 महीने में चुनाव लड़ सकें लोकसभा का, तो हमने मना कर दिया। तो डीपी यादव जी जो होटल वाले थे प्रेसिडेंट के, तो उनको लड़ाया गया। इन सब चीज़ों को करते हुए राजनीति में हम लोग 95 में, उसके पहले 95 में मैं अपने ग्राम पंचायत में बीडीसी का चुनाव लड़ा था, बीडीसी हुआ था। और 95 के लास्ट में सहजनवा ब्लॉक से, हमारा ब्लॉक सहजनवा है, मुझे ज्येष्ठ प्रमुख लड़ने का अवसर मिला, क्योंकि वो महिला सीट थी प्रमुख के लिए। मैं प्रमुख लड़ना चाहता था, तो सीट महिला रिजर्व हो जाने के नाते मैं ज्येष्ठ प्रमुख लड़ा। तो उसमें टास्क से फैसला हुआ, और टास्क के फैसले में मेरा टास्क जो है वो निकल गया। उसमें बक्से में पर्ची डाली गई, वो पर्ची जो निकाली गई, वो जो निकल जाना था वो हार जाता, और जो उसमें पर्ची रह जाती वो जीत जाता, ये बताया गया था। तो उसमें नागेंद्र राय जो पूर्व प्रमुख थे, नागेंद्र राय का पर्ची उसमें अंदर रह गया, हमारी पर्ची निकल गई। तो उसमें पर्ची से मुझे हार का सामना करना पड़ा। और फिर लोकसभा का चुनाव 98 में हमको लड़ने का अवसर आया, बढ़िया लड़ा। और 2005 में मैंने नेताजी से कुछ बातें हुई, नेताजी ने बुलाया, नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए काम करो। हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी से अधिक स्कोप समाजवादी पार्टी में है काम करने का, और चूँकि जो विचारधारा हम लोगों की थी वीकर सेक्शन के लिए काम करने के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, तो काम करने के लिए हम लोग निकले समाजवादी पार्टी के साथ। 2005 से लगातार जुड़ करके हमने काम किया। हमें
6 वर्ष पहले आज से जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहसिन साहब जिलाध्यक्ष थे और उनके अगुवाई में जो कमेटी बनी उसमें मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद मुझे अध्यक्ष बनाया गया। 2.5 महीने के लिए बीच में उनके और हमारे बीच गैप हुआ कि भाई रजनीश यादव जी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, जिस समय शिवपाल जी ने शायद वो बनाया था। फिर उनके बाद जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो हमारे जिलाध्यक्ष काल में गोरखपुर में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक जाकर के हमने मजबूत किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में रहने के दौरान हम लोग ये देखे थे कि रात में मीटिंगें कर कर के और जा कर के हम लोग बूथ बनाते थे और ऐसे कमज़ोर लोग रहते थे कि जो इन कहते थे कि हमारा नाम कहीं किसी को न मालूम हो और हम काम तो करेंगे, बक्से में वोट डाल देंगे, लेकिन कोई ये नहीं जानने पाए कि फलां बहुजन समाज पार्टी के साथ जुटे हैं। उन लोगों को जा कर के जगाए थे। तो सारे लोगों को, वीकर सेक्शन के लोगों को जोड़ा गया समाजवादी पार्टी से और सब लोग जुड़ कर के मेहनत करके और 2018 का जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी गोरखपुर ही नहीं दुनिया के नक्शे पर ऐसा अपना परफॉर्म की। गोरखपुर में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोगों ने भरोसा जताया और मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ उस सीट पर हार गए जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वज माननीय अवैधनाथ जी और माननीय दिग्विजय नाथ जी का बहुत कई 2-3 पीढ़ियों से दबदबा चला आ रहा था, जहां कोई बदलाव की आशंका नहीं थी। हम लोग जहां वोट के लिए जाते भी थे वहां बहुत सारे लोग ये कह के डिमोरलाइज करते थे कि इस सीट पर कहीं कोई समझौता नहीं, ये सीट तो वहीं मंदिर की है। उस सीट को माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग जीते और तब से लगातार स्ट्रगल हो रहा है। फिर ये 22 में 22 स्केल चलाने के लिए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग लगे हुए हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं और चल करके पूरे ज़िले में जो 3,870 बूथ हैं और लगभग 400 बूथ और बढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी बूथों पर हम लोग काम करने वाले हैं। एक एक विधानसभाओं में जो बूथ हैं सब बूथ हम लोगों को मालूम है, हर गांव मालूम है। वहाँ के हमारे 10-10 लोग, 20-20 लोग जो बूथों पर बनाए गए हैं वो सारे लोग सक्रिय हैं। तो समाजवादी पार्टी को 22 में जिताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप बड़े ज़मीनी नेता माने जाते हैं, बीडीसी लड़के आते हैं, प्रधानी भी होती है और आप देखते होंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सबसे जटिल चुनाव प्रधानी का होता है, जिसमें बड़ी दूर तक की रंजिश देखी जाती है, बाबा जी से लेके उनके पूर्वज तक। वहाँ आप जीत कर आते हैं, कई बार आपके यहाँ प्रधानी रही है, फिर आप जिला उपाध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, जमीनी नेता हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि प्रहलाद यादव को पहले विधायक या सांसद बन जाना चाहिए, ये लकी नहीं है, या फिर तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का ये कहना है जो आपके क्षेत्र के हैं या जहाँ से आपने हुंकार भरने की सोची है, चौरी चौरा क्षेत्र, वहाँ से क्या दिक्कत रह जाती है? आपने पहले बसपा में हुंकार भरने की सोची, फिर समाजवादी पार्टी में सोची, क्या विचारधारा में आपको अंतर मिला कि आप बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ आपने रुख किया? राजनीतिक जो हमारे गांव का माहौल है, तो हमारे गांव के माहौल में ब्राह्मण बहुल गांव है। हमारे साथ चंद्रदीप मिश्रा जी रहते हैं, आए हैं, बाहर बैठे हैं। हमारे गांव में तिवारी जी लोग लगभग 300-400 वोट तिवारी जी लोगों का है। तो वहाँ उस गांव में हम लोग जब राजनीतिक रूप से समझदार हुए तो सबको जोड़ करके, सबको ले करके साथ लगातार हमारे पिताजी प्रधान रहे हैं, स्वर्गीय होने तक प्रधान रहे हैं। और जब वो प्रधान से स्वर्गीय हुए हैं तो जो उनका काम देखने वाला लड़का था अनुसूचित जाति का बृजनाथ प्रसाद, वो अब की बार उसको हमने लड़ा दिया, वो प्रधान है। मैं तीर बांस ले करके बैठा था श्राद्ध के लिए, 15 तारीख को वोट पड़ना था और 11 अप्रैल को हमारे पिताजी का देहांत हुआ था। किसी से भी मैंने वोट नहीं मांगा था, लेकिन लोगों ने ये सोच करके कि ये नेताजी का कैंडिडेट है, उसको 800 वोट दे करके जनता ने जिताया। और बीडीसी जो राम सेवक नाम का कनौजिया लड़का है,
उसको जिताया गया। पत्नी हमारी जिला पंचायत रहीं उस वार्ड से। मतलब जनता के बीच ये भावना है कि इनको राजनीतिक रूप से अगर हम आगे ले जाएंगे तो ये जनता के लिए काम करेंगे। तो इसलिए जनता यह चाहती है, और समाजवादी पार्टी का प्लेटफार्म बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। माननीय नेता हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, वो बहुत ही शानदार और काम करने वाले नेता हैं। जनता के हर उस ज़रूरत को समझते हैं। किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हर जाति धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करके हम लोग गर्व महसूस करते हैं, और माननीय अखिलेश जी से हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रदेश के जो विकास के रुके हुए काम हैं, और जो सारे काम पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि गोरखपुर में जो काम हुए हैं, जितने भी काम अभी तक हुए हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। या तो पूर्व में जो मुख्यमंत्री गोरखपुर के रहे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने कुछ काम किया। गोरखपुर का जो नक्शा बनाया स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। बाकी बीच में जो काम हुए हैं, दूसरी सरकारों के जो काम हुए समाजवादियों के अलावा, वो काम ज़मीन पर नहीं आए उतने। नेताजी ने जो पूर्वांचल विकास निधि बना करके पूरे पूर्वांचल का विकास करने का काम किया था, वो एक निधि जो यहाँ गोरखपुर मंडल पर रहती थी, उसको लेकर के भी बहुत सारे विकास हुए थे। तो ऐसे में जो प्लेटफार्म हमारा है वो ऐसा है कि हमारे नेता अगर हमको कहते हैं कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए, आवेदन करना तो कहीं के लिए कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे नेता जहां कह देंगे वहां से हम गोरखपुर में चुनाव लड़ जाएंगे और जीतेंगे भी। हमारे माननीय नेता का इतना प्रभाव है समाज में, लोग उनको इतना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी 22 में मुख्यमंत्री बने कि किसी भी विधानसभा से गोरखपुर के हम लोग जीत सकते हैं। 22 में बाइसिकल कितनी रफ्तार होगी और आपकी पार्टी के क्या एजेंडे होंगे 2022 के चुनाव में? पार्टी का तो एजेंडा लगभग साफ है। काम काम बोलता है। अभी कालेसर से लेकर के और पैडलेगंज तक आप देख लीजिए, ये जो 4 लेन बनी है जिस पर ये लाइटें हैं, जिसका उद्घाटन जोगी जी जा करके किए हैं, ये समाजवादियों का काम है। अभी ये पैडलेगंज से लेकर के एयरफोर्स तक ये जो सामने आपके सड़क जा रही है रामगढ़ ताल होते हुए, नया सवेरे का शुरुआत माननीय अखिलेश यादव का किया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव ने गोरखपुर के एम्स के लिए, जो एम्स यहाँ से उठा करके ले जा रहे थे बनारस में भाजपा के लोग, एम्स के लिए 250 एकड़ गन्ना शोध संस्थान की ज़मीन दे करके गोरखपुर में एम्स बनवाने की तरफ जो है कि चिकित्सा सुविधा यहाँ पर ऐसी रहे कि ये इंसेफ्लाइटिस से और मस्तिष्क ज्वर के साथ साथ डेंगू और तमाम दुनिया भर के मरीजों को बिहार से लेकर के और नेपाल देश तक के मरीजों को अटेंड करता है हमारा BRD। यहाँ एम्स हो जाने से बहुत सारे मानवता को बचाया जा सकेगा। जो लोग बीमारियों से त्रस्त हैं उनको अच्छी सुविधा यहीं मिल जाएगी। तमाम काम, चाहे महेसरा का पुल हो जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से सड़क बनी, वो नेपाल देश को जोड़ने वाली, महेसरा का पुल 2 खंभे का पुल भाजपा नहीं बनवा पा रही थी। आपने देखा कि बनारस से गोरखपुर आने वाला सड़क, जो सड़क 200 किलोमीटर के लगभग है, 200 किलोमीटर की सड़क 7 साल में भाजपा नहीं बनवा पाई। 8 साल होने को है गडकरी साहब से लेकर के और अभी तक उनका, अभी तक कौड़ीराम अगर चले जाइए तो जाने में शायद ही पहुंच पाइए बरसात के मौसम में। इनकी जो भी योजनाएं हैं, भाजपा की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की हैं। ये काम नहीं करने वाले लोग हैं, और समाजवादी पार्टी काम करने वाली है। आपने इतना विकास किया, आपने कहा विकास बोलता है, बीजेपी कहती है कारनामे बोलते हैं। आपने इतना ही विकास किया, जनता को ये 7 पसंद है, जनता ने नकार दिया। आपने कहा कि हमने विकास किया, तो आपने इतना विकास किया तो 2017 में जनता ने आपको क्यों नकार दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठ बोला, और हम लोग जा कर के लोगों के बीच नहीं बता पाए कि जो लैपटॉप घर घर में चला, उस लैपटॉप को लेके भाजपा के लोग बैठ गए और उस पर अपने लोगों का काम करने लगे, झूठ का काम करने लगे। हम लोग ये नहीं बता पाए कि जो ये गोरखपुर में
ट्रामा सेंटर बना है मेडिकल कॉलेज में, जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना है मेडिकल कॉलेज में, जो महिला चिकित्सालय पूरा का पूरा 5 स्टार होटल की तरह से गोरखपुर का बन गया। इतना बढ़िया महिला चिकित्सालय शायद किसी ज़िले में हो। और इन चीज़ों को हम लोग जो जनता के लिए कर रहे थे, यही सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी एक अपना कह गई कि हम 6,000 किसानों को दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पेंशन माननीय अखिलेश यादव की सरकार में घर घर 500 रुपया एक महिला को मिलता था, तो वो भी 500 रुपया 12 महीने में 6,000 होता है। लेकिन हम समाजवादी पेंशन जो 6,000 देते थे, वो कहा गया कि ये 500 में क्या हो गया, और इनका जो 500 रुपया ये दे रहे हैं उसको 6,000 बना के बताते हैं। तो इनके बोलने का, झूठ बोलने का जो इनका प्रशिक्षण केंद्र है, वो झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र हम लोग नहीं चलाए। हम लोग जनता को सच बताते रहे और जनता इनके झांसे में आ गई, जनता इनके झूठ में आ गई। योगी जी ने अभी एक बयान में कहा कि आपने उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त, भय युक्त, भ्रष्टाचार युक्त, दंगा युक्त, गड्ढा युक्त यूपी छोड़ के आप गए थे। और योगी जी ने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गड्ढा मुक्त यूपी दिया है। आप लोग केवल दंगा कराते थे। आज देख लीजिए 4.5 साल में किसी भी प्रकार का, किसी भी संप्रदाय में कोई दंगा नहीं हुआ। एनआरसी की रिपोर्ट है कि अपराध उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ा है जिसका कोई जवाब नहीं। गोरखपुर को अभी देख लीजिए कि गोरखपुर में पुलिस के लोग अभी डकैती में पकड़े गए थे, आपको मालूम है, नौसड़ में और बस्ती में वो तैनात थे पुलिस के अधिकारी, और डकैती कर रहे थे, सोने चांदी के व्यापारियों को लूट रहे थे, वो पकड़े गए, जेल गए हैं। और दूसरा, इनके राज में अभी गुंडई तो इतना हुई कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा महिलाओं तक की साड़ियाँ खींची गई हैं, पर्चे छीने गए हैं। गोरखपुर में क्या क्या हुआ आपने नहीं देखा जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। अभी 3-4 दिन पहले रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में दरोगा जो रात में चेकिंग करने जाते थे, उनका काम था चेकिंग का, करने नहीं जाते थे। व्यापारी जो वसूली करके अपना पैसा ले आता था, रात में जा करके उसको ब्लैक मनी कह करके, उसका सोर्स नहीं है पैसे का कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, व्यापारी से सारा पैसा लूट लेते थे और उसमें कमीशन बढ़ता था, बाकी होटल का भी कमीशन रहता था। ऐसे में एक व्यापारी को जाके पीट पीट करके मार डाला गया। अभी 4 कत्ल आज अखबार और मीडिया बता रही है कि कानपुर में हुआ है। पूरे प्रदेश में इन्होंने जो कहा कि दंगा मुक्त हो गया, दंगे की हालत ये है कि पूरे प्रदेश को इन्होंने, अगर भय मुक्त कोई है तो सत्ता संरक्षित अपराधी, वो भय मुक्त हुए हैं। किसान सड़क पर है, वो अपना हक मांग रहा है। एलपीजी की कीमत रोज बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि सोचना पड़ रहा है कि 1 पाव डालें मोटरसाइकिल में कि 1 लीटर डालें। डीजल इतना महंगा कर दिया। खाद सरकार कह रही है कि हम जो डीजल और पेट्रोल का बढ़ा हुआ दाम है वो हम जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे सड़क पर हम सभी चलते हैं, सड़क का टोल टैक्स लिया जा रहा है, और सड़क का टोल टैक्स लेने के बाद भी सड़कों की हालत चल करके देख लीजिए, आप भी चलते होंगे सड़क पर, कितनी बुरी हालत है। दूसरी चीज़, ये वैक्सीन जो दे रहे हैं, ये 40 रुपये लीटर डीजल का बढ़ा करके वैक्सीन कितने की दे रहे हैं, एक वायल कितने की आती है। ये 50 रुपया लीटर पेट्रोल पर बढ़ा करके गैस में 300 की गैस को 1,000 तक पहुंचा दिए। ये उज्ज्वला का नाम लेते हैं कि हम उज्ज्वला देते हैं, लेकिन 300 की गैस को 1,000 रुपया वसूल करने लगे। हर जगह सब्सिडी खत्म हो गई, कहीं सब्सिडी नहीं किसी को मिल रही है। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमारी सरकार में तो 18 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव ने बांटा था। आखिर 18 लाख लैपटॉप में 18 लाख में 30,000 का अगर गुणा कर दीजिए तो 54,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इतने का लैपटॉप उन्होंने दिया, और वो रुपया कहाँ जा रहा है? ये कहाँ दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि जो किसान हैं वो किसान नहीं हैं, वो उसके पीछे कांग्रेस का दिमाग और विपक्ष की फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आपने वैक्सीन में भ्रम फैलाया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है। और पूरे कोविड के दौर में ये नकारा नहीं जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पे नहीं थे लोगों की मदद करना।
लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कहते थे कि 11 बजे आते थे और ट्वीट कर देते थे। ट्वीट करना उनका काम था। वो अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ तक नहीं गए और उन्होंने भ्रम फैलाया। अपने मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अब्बा जान को उन्होंने टीका लगवा लिया और जनता को उन्होंने भ्रम फैलाया कि ये मोदी वैक्सीन है। ये जो भाषा बिगड़ी है मुख्यमंत्री की, ऐसी भाषा का लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं होता। मुख्यमंत्री अपने को सन्यासी कहते हैं। क्या सन्यासी की यही भाषा होती है? जो भाषा मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं उतने बड़े नेता के लिए, माननीय नेताजी के लिए, जो उनके अगर मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी सदन में हमारे नेताजी को सबसे बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता कहते हैं, और ये एक सन्यासी के चोले में रह करके इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता इनके ऐसे भाषा से नाराज़ है, जनता इनके अहंकार से नाराज़ है, जनता इनके उस कार्यों से नाराज़ है जो जनहित में नहीं हो रहे। कोविड के दौरान इनका कहना है कि वो ट्वीट कर देते थे। आप बताइए कि मोर्चे पर सेना लड़ती है कि सेना नायक लड़ता है? सेना नायक रणनीति बनाता है, रणनीति बना करके सेना को बता देता है कि आपको किस मोर्चे पर लड़ना है। राइफल से लड़ना है, एलएमजी चलानी है, तोप चलानी है, या बम चलाना है, मिसाइल चलानी है, कौन सा शस्त्र कौन सा अस्त्र चलाना है वो सेना चलाती है। सेना में भी वो विंग अलग अलग बनी हुई है, उनके नीचे भी तमाम कमांडर होते हैं, छोटे कमांडर होते हैं, उनकी टुकड़ी के कमांडर होते हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और अखिलेश यादव हमारे बहुत बड़े नेता हैं। इतने बड़े नेता हैं कि उनके इस संगठन को वहाँ से ट्वीट कर देंगे तो 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी संगठन है या देश में जो समाजवादी संगठन है वो सक्रिय हो जाएगा। मोर्चे पर उनके सिपाही सक्रिय हो जाएंगे। रणनीति वो हमारे नेता हैं, वो फील्ड में उतर करके, फील्ड में कितनी जगह मोदी जी जा करके जो है क्या नाम है वो दिए थे, वैक्सीन लगाए हैं। कितने जगह योगी जी वैक्सीन लगाने का काम किए हैं। हमारे नेता जो हैं वो रणनीति बनाने के लिए, रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को सड़क पर, यही मृत्युंजय जी रोज जो हजारों किलोमीटर से पैदल लोग आ रहे थे कोविड काल में, इन्होंने गाड़ियां तक नहीं दी थी। भाजपा के लोगों ने लाठियों से पिटवाया इन्होंने। आपने देखा नहीं, महिलाएं अपने सूटकेस पर बच्चों को लिटा लिटा करके लेकर के जा रही थी, किस तरीके से, खाए बगैर, पानी पिए बगैर, किस तरीके से लोग मुर्गा बन जा रहे थे जो है रोडवेज के बस स्टेशनों पर जा कर के, रेलवे स्टेशनों पर जा कर के, कितनी दुर्गति उनकी हुई। उनको समाजवादियों ने जा कर के पैसा दिया, खाना दिया, दुकानें बंद थी, अपने घरों में पूड़ी और सब्जी बनवा करके, पानी ले करके उन लोगों को देने का काम किया समाजवादियों ने। इन लोगों को समाजवादियों पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ये लोग घर में से निकले नहीं। हम समाजवादी लोग तो पशुओं तक को इस भारी बारिश में, आप खेतों में निकल करके देख लीजिए शहर से बाहर, हम तो गांव से आते हैं, अभी आए हैं 30 किलोमीटर चल करके, आप देख लीजिए कि गांव में जा करके घास पशुओं के लिए काट रहे हैं कि हमारा पशु भी भूखा न रह जाए। और इनके गो आश्रय स्थलों में चलकर देख लीजिए कि इनका मानक 2 किलो भूसे का एक गाय के लिए है। 2 किलो भूसा एक गाय को ये खिला रहे हैं। गायें उस पानी में और मिट्टी में, उसमें इतना पूरा 3 फीट 4 फीट जहाँ पर वो दलदला हो गया है, उस दलदली में गायें मर रही हैं। इनको गोहत्या का पाप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इन्हें ये हमें कुछ बताएं काम, ये इनको हक नहीं बनता, क्योंकि ये खुद नहीं जानते कि कैसे किस तरीके से उन लोगों की मदद समाजवादियों ने किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी मॉडल को ऑस्ट्रेलिया ने सराहा। ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने कहा कि योगी जी जैसा हमारे यहाँ मंत्री चाहिए या प्रधानमंत्री चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया को यूपी मॉडल के तहत कोरोना में संभाले। आप कह रहे हैं कि सरकार ने काम ही नहीं किया और सरकार कह रही है कि यूपी मॉडल को ऑस्ट्रेलिया में सराहा जा रहा है। यूपी मॉडल को ऑस्ट्रेलिया में सराहा जाएगा इकाना स्टेडियम के लिए।
यूपी मॉडल को ऑस्ट्रेलिया में सराहा जाएगा, जो एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक की बनी है। यूपी मॉडल को सराहा जाएगा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार में। यूपी मॉडल को सराहा जाएगा दूसरे देशों में जो पुलिस मुख्यालय बना है। यूपी मॉडल को सराहा जाएगा जो गोरखपुर में एस्ट्रोटर्फ लगा है, वीर बहादुर सिंह स्टेडियम में जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है। यूपी मॉडल को सराहा जाएगा जो माननीय अखिलेश यादव ने काम किए हैं जनहित के। जनता ने क्यों नकार दिया? जनता ने बिल्कुल नहीं नकारा, इनका झूठ उस समय बोल गया। जनता आज इनके आपके गोरखपुर जिले में आपने देखा नहीं कि इनके सांसद कमलेश पासवान अपने चुनावी क्षेत्र में राजधानी गांव में खदेड़े जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कि गोरखपुर में सहजनवा विधानसभा के विधायक शीतल पांडे को मंझरिया गांव के लोगों ने बाढ़ राहत जो बांटने का ढोंग करने गए थे उनको खदेड़ दिया। आपने देखा नहीं पूर्वांचल में कभी ऐसा होता था क्या कि किसी विधायक को गाँव में खदेड़ा जा रहा हो? आपने अपने स्तर से देखा, पूरी 98 के बाद ये दूसरी बार ये स्थिति आई, 1 फुट पानी बचा हुआ था, अगर पानी आता तो बाढ़ 98 वाली स्थिति आ जाती, पूरा शहर पटा हुआ था। ये बाढ़ की विभीषिका बड़ी भयावह थी। आपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र के लिए क्या किया बाढ़ में? आखिर बाढ़ आती क्यों है? अपने अपने स्तर से समाजवादी लोग गाँवों में जा कर के हर व्यक्ति को, चूंकि हम लोग पर्सनल जानते हैं, गांव में रहते हैं, आज भी शहर में मकान है, बच्चे रहते हैं, लेकिन मैं गांव में रहता हूं। अपने अपने स्तर से जितनी भी सेवाएं लोगों की करनी थी, चाहे उनको पीने का पानी शुद्ध, चूँकि बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि पीने का पानी नहीं रह जाता। पहले ये दिक्कत आती थी कि उनके पास उपले नहीं हो पाते थे, सूख पाते थे, लकड़ियाँ सूखी नहीं होती थी, खाना भी नहीं बन पाता था। हम लोग बचपन में जब बाढ़ को देखें, हम तो बांगर से आते हैं, कछार में नहीं हमारा घर है, हमारे यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती। लेकिन भादों के महीने में जो सावन और भादों काफ़ी बरसात का महीना होता है हिंदी का, तो इस भादों के महीने में उपले नहीं सूखते थे लोगों के। उपले मतलब उपले जो चिपरी कही जाती है और गोईठा कहा जाता है, वो गोबर से बनता है, उससे पहले लोग खाना बनाते थे उस पर, तो वो नहीं सूखते थे। कई लोग अनाज रहते हुए, आटा रहते हुए, चावल रहते हुए, दाल रहते हुए घर में रखा हुआ है, लेकिन वो उसको पका नहीं पाते थे, उनके लिए दिक्कत होती थी। अब ज़माना बदला है, दुनिया में गैस का सिस्टम बना है, तो गैस रहने से अब केवल दिया सलाई की ज़रूरत है। पहले दिया सलाई भी हम ही लोगों के काल में आई है, पहले दिया सलाई भी नहीं थी, नहीं तो बोरसी में आग पैदा की जाती थी, रखी रहती थी हम लोगों के यहाँ। दादी के ज़माने में दूध जमाया जाता था तो उस पर बोरसी में 24 घंटे आग रहती थी। अब हम लोगों ने जो उनकी ज़रूरत पानी की और ब्रेड की या दिया सलाई की, तो अब लाइटर हो गया है। तो बाढ़ क्षेत्र में भी टाली पर रख करके या टाली के नीचे गैस सिलेंडर रख करके और उससे हम काम कर सकते थे और खाना पक सकता है। केवल उनको उस खाने में वो बाढ़ वाला पानी अदहन नहीं दे सकते, तो इसलिए बाढ़ वाले पानी की जगह व्यापक मात्रा में पानी पहुंचाना ज़रूरी था। वो हम लोगों ने किया गया है, नाश्ते के लिए पहुंचाया है और उनसे मिल करके उनके लिए जो ज़रूरी दवाएं हैं, जैसे पैरासीटामॉल ही हुआ या कहीं दर्द हो रहा, किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो डॉक्टर ले जा करके डॉक्टरों से हम लोग शिविर लगा करके उनका चेकअप कराए हैं। समाजवादी लोग बाढ़ में मैक्सिमम लोग जो रहते हैं बाढ़ क्षेत्र में, वो मैक्सिमम समाजवादी लोग रहते हैं, बाकी लोग तो भाग आते हैं शहर, कहाँ गाँव में रहते हैं बाढ़ के समय। तो समाजवादी लोग ये जानते हैं कि बाढ़ को कैसे हमको फेस करना है और कैसे मदद करनी है, तो हम लोग मदद किए। आपकी सरकार थी, आपने बंधे के लिए क्या किया? सरकार से हम सवाल करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, हम उनसे ये सवाल करेंगे, लेकिन सवाल आपसे भी है। 12 से 17 तक आप रहे, तो आपसे सवाल ये है कि आपने बंधे के लिए क्या किया? 12 के पहले आपने देखा कि माननीय नेताजी की सरकार में एक गोरखपुर नौसड़ के पास से लेकर के एक बंधा, तो बरवार वाला जो बंधा नया बना वो नेताजी के सरकार के दौरान बना, और दूसरा रिंग बांध जो माना गया बहरामपुर से लेकर के और जो वहाँ लहसड़ी के पास तक, ये रिंग बांध नेताजी की सरकार की देन है।
गोरखपुर को बचाने के लिए ये हावड़ बंधा जो है इसको मजबूत करने का काम, और आगे डोमिनगढ़ से लेकर के जो ये सड़क बन गई चली गई जगत बेला तक, इस पर आने जाने का रास्ता नहीं होता था, केवल रेलवे का जो पुल है, उस रेलवे के पुल के अगल बगल जो पैदल चलने का पथ बना हुआ है, उसी पैदल पथ पर लोग साइकिल वगैरह लेकर के पतले रास्ते में जा पाते थे। लेकिन नेताजी ने 12 के दौरान माननीय अखिलेश यादव की सरकार में उस पर पुल भी बनवाया गया और उसकी सड़क सीधे मिला दी गई जगत बेला तक, ताकि लोगों के आने जाने का रोहिन और राप्ती के बीच जो पुल नहीं था उसको बनवा दिया गया। अभी तक जितने भी पुल पुलिया और विकास के कार्य और बंधे के कार्य हुए हैं वो समाजवादियों ने ही किए हैं, चाहे वो सौगौरा का पुल हो जहां नदी की धारा तक को मोड़ करके, नदी की धारा बदल करके और पुल बनाया जनता के हित के लिए, चाहे गजपुर का पुल हो, चाहे सिमरा घाट का पुल हो, चाहे गोला में बेवरी घाट का पुल हो, चाहे बिड़हर घाट का पुल हो, जितने भी पुल पुलिया बने हैं, चाहे आपका वो कमरिया घाट का पुल हो, बहुत बड़ा पुल है सरयू नदी पर, तो ये सारे पुल पुलिया गोरखपुर में जितने भी बने हैं, चाहे सिसई घाट का पुल हो जो कैंपियरगंज और सहजनवा को जोड़ता है, ये सारे पुल पुलिया बनाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। और जितने भी ओवरब्रिज आपके गोरखपुर में बने हैं शहर में, अभी तक सारे ओवरब्रिज, चाहे वो नकहा का हो, चाहे वो सूरज कुंड का हो, चाहे आपके सामने मोहद्दीपुर का हो, कौन सा ओवरब्रिज दूसरी सरकार ने बनाया है? इतना विकास किए हैं, मलाई बीजेपी काट रही है। बीजेपी का ये कहना था कि बसपा के सरकार में चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया, प्रोजेक्ट मैनेजर पे प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे, आपकी भी सत्ता में बदलते रहे, लेकिन मूर्ति रूप बीजेपी की सरकार में ये चाहे रामगढ़ताल का सुंदरीकरण हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 121 एकड़ में बना ये चिड़ियाघर हो, 4 विश्वविद्यालय की बात है, मुख्यमंत्री कहते हैं, और आपने कहा कि हमने विकास किया है। जिस विश्वविद्यालय की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को MMUT किसने बनाया, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी किसने बनाया, ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है, आपको भी पता है कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई गई। योगी जी को चाहिए था, केंद्र में भी सरकार है, उनको विश्वविद्यालय का, उनका मंचों से कई बार भाषण भी हुआ है कि हम सरकार में आएंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा गोरखपुर विश्वविद्यालय को दिलवा देंगे। अभी तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए केंद्रीय गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को। अभी तक हमारा मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर का है, जो बिहार से लेकर और नेपाल तक के मरीजों को अटेंड करता है, उस मेडिकल कॉलेज को ये मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। केवल बात करना अलग बात है, 4 विश्वविद्यालय कह देना अलग बात है, लेकिन 4 विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय तो बहुत पहले कांग्रेस ने बनाया है, ये गोरखपुर का, जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इन्होंने केवल नाम बदला, और दूसरा बिना नाम बदले महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर ही वो मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, इसके लिए उन्हें कारसेवकों पे गोली क्यों ना चलवानी हो। एक क्वेश्चन ये, और दूसरी क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। ओवैसी ने कहा कि आप जब चुनाव आता है तो M और Y की बात करते हैं, M मतलब कि मुस्लिम, Y मतलब यादव। M जब वोट दे देता है Y को, तो सत्ता में आने के बाद आप M को भूल जाते हैं। कौन क्या कह रहा है, माननीय अखिलेश यादव इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। उन लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो लोग दूसरे प्रदेशों से आए हैं, क्या उन प्रदेशों में कभी उनकी सरकार रही है? कभी क्या वो उस प्रदेश में अपनी सरकार बना पाए हैं, या कभी 8 सीटों से अधिक चुनाव लड़ पाए हैं? जिस उत्तर प्रदेश में लड़ने का सपना लेकर के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा जीतना सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होता है। जो अपने प्रदेश में केवल 8 सीट लड़ते हों, वो लोग हमसे अगर सवाल करने आएँ तो मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी है। और स्वतंत्र देव सिंह तो झूठ बोलने की प्रशिक्षण केंद्र में से आते हैं, वो इतना झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना झूठ बोल रहे हैं
कि वो केवल झूठ बोल करके ही सरकार बना लिए। आप भी बोलिए। समाजवादी चरित्र ये नहीं होता। जनता चुन रही है उनको, जनता चुन रही है। आपने कहा विकास बोलता है, उन्होंने कहा कारनामे बोलते हैं। आपने विकास किया और मलाई बीजेपी काट रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो आप भी कुछ ऐसा करिए, सत्ता में आइए। आपने विकास का नारा दिया, बीजेपी ने आपके कारनामों के बात कही, तो जनता ने वो कारनामे स्वीकार किया, और जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। तो आपको तो इस बात को मानना पड़ेगा। कारनामे तो चिन्मयानंद जी के और कुलदीप सिंह सेंगर जी के दुनिया देख रही है। कारनामे गोरखपुर में जो हो रहे हैं वो भी दुनिया देख रही है। कारनामे चाहे घोटाले के हों, इन्होंने भगवान राम के मंदिर पर घोटाला कर डाला। 2 करोड़ की ज़मीन सवेरे खरीदते हैं और शाम को 18 करोड़ में ट्रस्ट खरीदता है, वो भी जहां मंदिर बनना है वहां से 5 किलोमीटर दूर। जो भगवान राम के नहीं हैं वो बाकी लोगों के क्या होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम उनसे झूठ की प्रतिस्पर्धा करके अगर सत्ता में आना है तो हम नहीं सत्ता में आना चाहते। हम जिस चीज़ में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, काम में अगर उनको प्रतिस्पर्धा हमसे करनी है तो काम में प्रतिस्पर्धा करके दिखाएं कि 23 महीने में लखनऊ में मेट्रो बन के चल गई। 5 साल के भीतर माननीय अखिलेश यादव ने मेट्रो बनवाया और चला दिया। माननीय अखिलेश यादव ने 23 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया, उसका पूरा अलाइनमेंट 23 महीने में हुआ और उसको चला करके उस पर सुखोई और हरकुलिस जैसे विमान उतरवा करके दिखा दिया। 18 लाख लोगों में लैपटॉप बांट करके दिखा दिया। उन्होंने समाज में जो गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए ऐसे वीकर सेक्शन के लोगों को लैपटॉप देने का काम किया, जो आज उनका रोजी रोजगार बन गया। तमाम लड़के वही लैपटॉप लेकर के फ़ोटो खींच रहे हैं, तमाम खतौनी निकाल रहे हैं जन सेवा केंद्र बना करके, तमाम तरीके का काम करके, और उससे 2 पैसा रोजी रोजगार इस कोरोना काल में वो चलाए हैं। तो हमारी प्रतिस्पर्धा इन झूठ के लोगों से, ये झूठ में हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हम जनता को सच्चाई बताएंगे और जनता सच्चाई जान गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में जब इंसेफेलाइटिस था तो आप सैफई में नाच गाना कराते थे। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं। सैफई एक तीर्थ होना चाहिए, घोषित होना चाहिए। सैफई एक छोटा सा गांव, इटावा जिला के जिला मुख्यालय, जिला अस्पताल से कोई मरीज रेफर होता होगा तो सैफई के पीजीआई में रेफर होता है। नेताजी ने सैफई को एक मॉडल बनाया, इन्होंने गोरखपुर को क्या बना दिया। रोज हत्याएं हो रही हैं। 5 साल का बच्चा मार दिया गया यहीं पिपराइच में, इनका लोकसभा क्षेत्र है। पिपराइच में 5 साल के बच्चे की हत्या होती है, खुलासा फर्जी होता है। बांसगांव में 3 साल की बिटिया के साथ रेप होता है। चौरी चौरा में गला काट दिया जाता है। तमाम जो अपराध गोरखपुर में इतना ज़्यादा हो रहे हैं। कैंपियरगंज में फर्जी मुकदमों में तमाम पत्रकार फंसाए जा रहे हैं। नमक रोटी दिखा देने पर, फोटो खींच देने पर क्या से क्या हो जा रहा है, कितना उनको जेल में डाल दिया जा रहा है सच बोलने पर पत्रकारों को। ये सच का गला घोंटने वाली तानाशाह सरकार है। लेकिन 30-90 दिन और बचे हैं अधिसूचना जारी होने में। मेरे समझ से दिसंबर बीतते ही जनवरी के फर्स्ट वीक में अधिसूचना जारी हो जानी है, और उसके बाद इन लोगों की कहानी देखिएगा सड़क पर दिसंबर से ही आनी शुरू हो जाएगी। जनता सब जान गई है, इनके झूठ को जान गई है। अब न तो गंगा को कह पाएंगे कि गंगा मैया बहुत दूषित हो गई हैं, इनको निर्मल करना है। हजारों करोड़ का घोटाला गंगा मैया के नाम पर हो गया। गऊ के नाम पर गो आश्रय स्थलों में 2 किलो भूसा का घोटाला कर डाले ये लोग। तो अब गंगा और गऊ के नाम पर ये लोग कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की कहानी खत्म हो चुकी है जनता में। जनता दौड़ा दौड़ा करके उत्तर प्रदेश में पीट रही है इनके सांसदों को, विधायकों को। और अभी ये चीज़ें और होंगी। अभी किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अन्नदाता किसानों का, उन किसानों की ज़मीनों का जो ये सौदा उद्योगपतियों से कर लिए हैं, किसान मानने वाला नहीं है। इनको हटा करके ही ठीक रखेगा। जैसे आवारा पशुओं को डंडे से हाँक करके हटाया जाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में किसान अपने डंडे से हटा देगा, हाँक करके हटा देगा, और वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे करके अखिलेश यादव 400 सीटों पर सरकार बनाने जा रहे हैं।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। आप कहाँ हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी प्रबुद्ध सम्मेलन में व्यस्त हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी इस समय मौर्य सम्मेलन नहीं कर पा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बेहुरमती हुई है, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को कहीं न कहीं इतना पीछे कर दिया गया कि न तो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ब्राह्मण रह गए हैं और न तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह गए हैं, न तो चुनाव आयुक्त ब्राह्मण रह गए हैं। तो ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि जहां सारे पदों पर डीएम, एसपी और थानेदार जहां एक जात के पोस्ट हो रहे हैं, वो ब्राह्मण समझ गया है कि हमको क्या करना है। ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? ब्राह्मण इसलिए वोट दे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सम्मान ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। चाहे वह भगवान परशुराम के जयंती पर छुट्टी करके माननीय अखिलेश यादव ने छुट्टी किया था, और चाहे यहीं से आप जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, भाटपार रानी पहली विधानसभा जो देवरिया की होती है, भाटपार रानी से लेकर के बबलू उपाध्याय भाटपार रानी से आते हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, और वहां से ब्रह्माशंकर तिवारी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। गोरखपुर वहां से आ जाइए तो आपके जो है केसी पांडे जी को दर्जा प्राप्त बनाया गया था। यहाँ से आप बस्ती में चले जाइए तो राजकिशोर सिंह हमारे मंत्री थे। आप वहाँ से आगे चले जाइए, सिद्धार्थनगर में माता प्रसाद पांडे मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे। आप वहाँ से आगे चले जाइए, पंडित सिंह जी से लेकर के, और आप आगे चले जाइए, हर जिलों में आपको ब्राह्मण ठाकुर में से, हर जातियों में से मंत्री, विधायक और कैबिनेट मंत्री मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री का जो सबसे बड़ा नारा था, और वो बार बार अपने भाषणों में या सभाओं में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में 1 नंबर पे है। मतलब या तो अपराधी यूपी छोड़ के चले गए हैं, या तो वो तख्ती लगा के खुद कह रहे हैं कि हमको जेलों में भर दिया जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपराधियों का जो उनका कहना है, मैं तो समझता हूँ जितने अपराधी थे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण ऐसा दे रही है कि अभी गोरखपुर में परसों शाम को एक गरीब लड़का 15 गुंडे वहां जाकर के, और जिस तरीके से फ्री शराब मांग रहे थे, और शराब फ्री न देने के नाते उस बेटर को मार डाले। प्रजापति और रीवा का था बेचारा, कल उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हुई है, हम लोग गए थे, उसको किराया भाड़ा का इंतजाम करके हम लोग आए और उसकी लाश भिजवा। इससे नकारा नहीं जाता है कि जो भी गोरखपुर में 2 घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मनीष गुप्ता की हो, चाहे वो मनीष प्रजापति की हो, समाजवादी पार्टी ने आवाज़ बुलंद की और सरकार को कार्रवाई करना पड़ा। चाहे मृत्युंजय जी हों, चाहे विजय बहादुर यादव हों, जो भी कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, वो लड़ा, आवाज़ उठाया। क्या कहना चाहिए? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अभी आपने देखा है कि एक हिस्ट्री शीटर को गोरखपुर में अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया। अभी आपने देखा कि जिसने इनके जोशी जी जो इनकी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हेमवती नंदन बगुड़ा जी की सुपुत्री हैं, उनका घर जलाने वाले को ज्वाइन कराए, फिर शाम को निकाले। भारतीय जनता पार्टी इतनी कंफ्यूज है, इतने अपराधियों को, हाँ जो अपराधी इनके यहाँ चला जा रहा है उसकी कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी अगर कोई बाहर अपराधी नहीं है तो उसके साथ ठोको नीति अपना रहे हैं और उस पर फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं। तो ऐसे में जनता अब इन्हें बर्दाश्त करने वाली नहीं है, इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने जा रही है। 2022 आने दीजिए, कम दिन शेष बचे हैं, इतने दिनों में इन लोगों को उखाड़ देगी। आप चौरी चौरा विधानसभा से हुंकार भर रहे हैं, अगर आप विधायक चुन लिए जाते हैं तो वो 3 काम बताइए जो उत्कर्ष पत्रिका पूछती है तमाम प्रत्याशियों से कि जो आप अपने क्षेत्र में करेंगे, जहां से भी आपको टिकट आपकी पार्टी दे। गोरखपुर में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं काम करने की। वहाँ तो एक बंद हो रही है जो चीनी मिल रही है सरदार नगर की, और सरदार के नाम से जो सरदार नगर पड़ा है उसका तो पहले नाम बदलवा दिया जाएगा, क्योंकि सरदार नगर जो है वो गुलामी का प्रतीक है। जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबरी की थी, स्वर्गीय बंधु सिंह चाहे कोमल यादव जैसे लोगों की जो फांसी हुई थी चौरी चौरा कांड को लेकर के, वो उन्हीं की मुखबिरी पर हुई थी। तो सरदार नगर का नाम बदलवा करके और किसी देशभक्त के नाम पर, चाहे बंधु सिंह नगर, चाहे कोमल यादव नगर, चाहे जो भी नगर चौरी चौरा नगर पड़ जाए, लेकिन सरदार नगर नहीं रहना चाहिए। दूसरा, वहाँ तरकुलही देवी मंदिर का शक्तिपीठ है और उस शक्तिपीठ का विकास जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और
बहुत ही वहाँ गंदगी और तमाम चीज़ें हैं, उसको वहाँ सुंदरीकरण करा करके उस शक्तिपीठ को पर्यटन स्थल बनवाया जाएगा। और जितने भी क्षेत्र में और रुके हुए काम हैं, जो अभी राप्ती पर या गोर्रा पर जहाँ पुल की ज़रूरत है, जनता के आने जाने में परेशानी है, जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जहाँ पर जो है स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ स्कूल कॉलेज खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके जनता के लिए काम किया जाएगा। आपसे लास्ट सवाल, आप अखिलेश यादव को बड़ा नेता मानते हैं या शिवपाल सिंह यादव को? मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोच्च नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आप और जो नाम ले रहे हैं वो दूसरे दल के अपना अभी मेन स्ट्रीम वो दूसरे दल के नेता हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, अखिलेश यादव हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि अब परिवार मिल जाए, हम पीछे रह के काम करना चाहते हैं, हमारे लोगों को पीछे रखा जाए, लेकिन अखिलेश यादव हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी किसको किसको फ़ोन करते होंगे, और मोदी जी कभी फ़ोन आडवाणी जी का उठाते हैं, जोशी जी का उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, सवाल ये भी बनता है। तो जोशी जी, आडवाणी जी और उमा भारती जी का टेलीफोन प्रधानमंत्री जी कब कब उठाते हैं, मीडिया को ये भी सवाल करना चाहिए। बाकी जिन्होंने अपना दल बना लिया, जो दूसरा दल हो गया, तो उस दल के स्वतंत्र व्यक्ति हैं, उस दल की स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रह करके वो अपने दल को आगे बढ़ाने का हर व्यक्ति काम करता है, वो भी कर रहे होंगे। उस दल से हम लोगों का कोई कहना सुनना नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे और साइकिल की रफ्तार इतनी तेज करेंगे कि 400 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी दल जीत के आए और सरकार बनाए। धन्यवाद सर। आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता प्रहलाद यादव जी को सुन रहे थे। हमने सारे सवाल किए, तीखे से तीखे सवाल किए, सीधे से सीधे जवाब प्रहलाद यादव जी देते नजर आए। कहीं भी किसी भी प्रश्न को घुमाते नजर नहीं आए। बड़ी चतुराई से इन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया, सीधा जवाब दिया। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।